हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 31 अक्टूबर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारी धरती पे एक बहुत ही महान रत्न ने जन्म लिया था, जिनका नाम है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इनको बच्चे सभी लोग प्यार से लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनका जन्म आप सभी लोग फ्रेंड्स जानते हैं 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में नादियाबाड़ मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में मुंबई के नादियाबाड़ में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुई थी। आप सब जैसे जानते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि जो भी ठान लेते थे वो करके मानते थे। इसलिए इनका दूसरा नाम लौह पुरुष भी रखा गया है, मतलब मजबूत इच्छा शक्ति वाला। और इन्हीं के प्रयासों से जब हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिली और भी महान व्यक्तियों ने स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया, लेकिन जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई तो हमारा देश देश नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में फैला हुआ था, बटा हुआ था। तो इस सारे राज्य को, छोटे टुकड़ों को बांध के एक नया रूप देना, जिसे हम लोग आज भारत के नाम से जानते हैं, इसको देना बड़ा कठिन और चुनौती भरा कार्य था। और इस कार्य की जिम्मेदारी हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। इन्होंने अपनी दूरदर्शिता का, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए लगभग 562 रियासतों का एकीकरण किया और हमारे भारत को जो आज वास्तविक रूप में है वो रूप दिया, जिसे आज हम लोग भारत कहते हैं। आज उन्हीं की जन्मशती है, उन्हीं का आज जन्म दिवस है और हमारे भारत सरकार द्वारा 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज भी उन्हीं के एक रूप में, या 31 अक्टूबर को जो आज दिन पड़ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सभी लोग मना रहे हैं और हम लोग भी साथ में उनके जन्मशती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में याद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था उनका जन्म दिवस। अब इसके बाद बात, इतिहास को 3 भागों बांटा गया है। पहला होता है आग इतिहास का, पहला होता है प्राग इतिहास काल, प्राग इतिहास। दूसरा है बच्चों आग इतिहास। तीसरा है बच्चों इतिहास। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग प्राग इतिहास की बात करते हैं। प्राग इतिहास किसे कहते हैं बच्चों? प्राग इतिहास काल उस इतिहास को कहते हैं कि जिसके विषय में आज तक हम लोग को लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है और जिनके बारे में जाना नहीं जा सका है, तो उनको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? प्राग इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं। फिर दूसरा जो इतिहास आता है बच्चों, हमारा आग इतिहास काल आता है। आग इतिहास काल में हमारे भारत की 2 सभ्यताएं आती हैं। पहली हड़प्पा सभ्यता हो गई, दूसरी होगी वैदिक सभ्यता। तो हम लोग बात करते हैं कि आग इतिहास काल में ऐसा क्या है। तो बच्चों आग इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिसके विषय में हमें लिखित सामग्री तो मिल गई है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, या पढ़ा तो जा सका है लेकिन उस लिपि को अभी सही तरीके से को निष्कर्ष निकालने सक्षम नहीं हो पाए हैं, या फिर जो इतिहास जिस काल में लिखा जाना चाहिए उस काल में ना लिखा जाके फ्रेंड्स आगे वाले समय में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो फ्रेंड्स हड़प्पा जो सभ्यता है हमारी, वो काफी प्राचीन है और उसके बारे में जो भी लिखित सामग्री मिली है, मिल तो गई है लेकिन को पढ़ा नहीं जा सका, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि प्रयास बहुत हुए हैं लेकिन अभी पूर्णतः किसी को ज्ञान नहीं हो सके उनकी लिपि कैसी थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आग इतिहास काल में लिखते हैं। फिर दूसरी सभ्यता जो आती है हमारी वैदिक सभ्यता आती है, जिसका फ्रेंड्स जो समय है या समय सीमा है 1500 से 600 ईसा पूर्व है। लेकिन ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ना लिखी जाके 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई है। इसलिए वैदिक सभ्यता को भी हम लोग आग इतिहास काल के अंदर रखते हैं। तीसरी जो सभ्यता आती है बच्चों फ्रेंड्स, इतिहास आता है। इतिहास उसे कहते हैं जिसके बारे है और जिसके बारे में पढ़ा लिखा भी अच्छे से जा चुका है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हम लोग आज डिस्कशन करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय फ्रेंड्स।
तो सबसे पहले बता दें ये हमारे भारत की पहली विकसित नगरीय सभ्यता थी। अब इसकी बात करें तो इसकी समय सीमा अलग निर्धारित की गई है। इसके विषय में एक कहानी है कि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने इसके बारे में लिखा था। फिर समय बढ़ता गया, उसके बाद कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 1856 के आसपास की बात है, जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां से कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले। तो उस हड़प्पा से ईंटों के साक्ष्य निकालकर रख लिया गया और उस समय जो हमारे पुरातत्व के सर्वेयर के जो हेड थे, महानिदेशक थे कनिंघम महोदय, उनको ये चीजें दिखाई गई। तो जब उन्होंने देखा तो उसके महत्व को समझा नहीं, और जिन्होंने वो चीज दिखाई थी उनका नाम था ब्रेंटन महोदय। तो जब ये चीज 1856 दिखाई गई तो इससे पहले 1853 और 1856 में इसकी खुदाई हो चुकी थी, लेकिन इसके महत्व को कनिंघम महोदय नहीं जान सके। फिर समय सीमा बढ़ती गई। उसके बाद हमारे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी, दो लोगों ने दो स्थानों की खुदाई कराई। पहली हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कराई दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में, और 1922 में मोहनजोदड़ो। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई, और इन दोनों ने अपने अपने प्रतिवेदन उस समय के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल जी को सौंपे। उसके बाद जब जॉन मार्शल जी ने दोनों प्रतिवेदनों का बाकायदा गहराई से अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने घोषित किया कि हमारे भारत की पहली विकसित सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ से इसका नामकरण चालू हुआ। चूंकि ये सारी खुदाई अवशेष जो मिले थे हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता निकाल दिया गया। उसके बाद जैसे से आगे बढ़ते गए तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जगह हैं, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर साक्ष्य थे, जो भी साक्ष्य मिले हैं, वो सिंधु नदी घाटी के तट पर मिले हैं। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी घाटी। हालांकि सारे भारत से मिले थे, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, या आपका उत्तर प्रदेश हो, या राजस्थान हो, सारी जगह से मिले। लेकिन इस सभ्यता का जो संकेतन था सिंधु नदी घाटी के तट पर था, इसलिए इसके बाद इसका नाम रख दिया गया सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर इसको दो नामों से और जाना गया। पहला था ताम पाषाणकालीन सभ्यता, क्योंकि इस समय में जो भी प्रयोग किए जा रहे थे औजार, उनमें से तांबा और पाषाण काल को मिला के ही प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। एक चौथा नाम और आता है हड़प्पा सभ्यता का, उसे कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। क्योंकि इस जमाने में कांसे की चीजों का अधिकतर प्रयोग होता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था। कांस्ययुगीन सभ्यता में इंपॉर्टेंट है कांसा, क्योंकि कांसे की अधिकता थी। कांसा दो चीजों से मिलकर बना होता था। पहला था आपका तांबा प्लस टिन, दोनों मिला के बनता है कांसा। और ये अक्सर क्वेश्चन में भी आ जाता है कांसा किससे मिलकर बना होता है। तो कांसा जो बनता है तांबा और टिन को मिलाने से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा सभ्यता के चार नाम हो गए। पहले हो गया हड़प्पा सभ्यता, दूसरा हो गया सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, तीसरा हो गया ताम पाषाणकालीन सभ्यता, चौथा हो गया आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का फैलाव कहां तक था। तो अगर ये बिंदु मान लें ये हड़प्पा सभ्यता है, तो इसकी जो सबसे पश्चिमी सीमा थी सुतकांगेडोर थी। कौन सी थी फ्रेंड्स? सुतकांगेडोर।
और ये था दासक नदी किनारे। ठीक है, तो ये सबसे इसकी पश्चिमी सीमा थी। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी आपकी आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में है। ठीक है, और इस सभ्यता का जो सबसे पूर्वी सीमा है वो है मांडा। ये मांडा जम्मू कश्मीर में अखनूर जिला पड़ता है। अखनूर जिला, वहां पे एक नदी है चिनाब नदी। इस चिनाब नदी पर स्थित था जो आपका सबसे पूर्वी क्षेत्र है। जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है उसे कहते हैं दायमाबाद। फ्रेंड्स, ये दायमाबाद है महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिला। ठीक है, तो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है वो तो आपका होगा सुतकांगे डोर। ये आपका दासक नदी किनारे है। सबसे पूर्वी छोर आपका आलमगीरपुर हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जो जिला पड़ता है उसमें स्थित है। जिसका सबसे पूर्वी जिला हो गया वो मांडा है जो जम्मू कश्मीर में अखनूर जिला में है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पर। और जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का वो है दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिला जो पड़ता है वहां पे स्थित है। तो ये बच्चों था हड़प्पा सभ्यता का फैलाव। फिर एक इंपॉर्टेंट था कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति कैसी थी, आकार कैसा था। तो बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार स्थिति में थी। कौन सी स्थिति में? त्रिभुजाकार स्थिति में। फ्रेंड्स, जो इसका क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना? 13 लाख। वैसे 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है, तो अप्रोक्स इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह दिया जाता है, लेकिन बेसिकली 12,99,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसको लगभग 13 लाख कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका क्षेत्रफल है। और जो हड़प्पा सभ्यता थी एक त्रिभुजाकार स्थिति में थी। इसका टोटल क्षेत्र 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था। अब बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके विषय में कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में इसकी समय सीमा क्या है। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसका बताया वर्णन कि इसकी समय सीमा क्या थी। उसमें से जो खास हैं उसमें सबसे जो फेमस हैं वो जॉन मार्शल हैं। जॉन मार्शल ने इसकी जो समय सीमा बताई थी, जॉन मार्शल जी ने इसकी बताई थी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद मैके जी हैं। जो मैके जी ने इसकी समय सीमा बताई थी, मैके जी ने इसकी सीमा बताई थी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे विद्वानों में जैसे फेयर सर्विस है, उन्होंने जिसकी समय सीमा बताई थी इन्होंने जो समय सीमा बताई थी इसकी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है, जो आधुनिक पद्धति से किसी भी चीजों के बारे में समय सीमा निर्धारित की जाती है उसे कहते हैं C14 या कार्बन 14। तो इसे कहते हैं C14 या कार्बन 14। जब इससे हड़प्पा सभ्यता की समय सीमा निर्धारित की गई तो उसका जो वास्तविक समय निर्धारित किया गया वो था 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसकी जो समय सीमा थी क्या थी? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे और भी तिथियां हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट तिथि बस यही है कि जॉन मार्शल ने जो हड़प्पा सभ्यता की समय सीमा निर्धारित की थी
वो 3250 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व। फिर जो मैके जी है उन्होंने जो समय सीमा निर्धारित की थी वो थी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और फेयर सर्विस ने जो इसकी समय सीमा निर्धारित की थी उसकी जो बताई है वो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। बट फाइनली जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, वो था C14 या कार्बन 14 के अनुसार हप्पा सभ्यता की समय सीमा है वो आपके 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समय सीमा है। फिर उसके बाद बता दिया कि हप्पा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, वो चीजें, हप्पा सभ्यता को किस किस नामों से जाना जाता है। तो हप्पा सभ्यता को 4 नामों से जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, ताम पाषाणकालीन सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। उसके बाद बात करते हैं कि हप्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कहाँ कितना था। तो उसका क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक था, तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी सीमा में। तो पश्चिम सीमा में सुतकांगी डोर है, ये दासल नदी के तट पर था। उसकी जो सबसे पूर्वी सीमा है वो आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ राज्य में है, आलमगीरपुर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हप्पा सभ्यता की जो सबसे उत्तरी सीमा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में अखनूर जिला है, उसमें पड़ता है मांडा। ठीक है, और ये मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं हप्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा की, तो ये है आपकी दायमाबाद और ये आपका महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समरी थी। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप आपके अपने चैनल जो सी हरियार क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट का हुआ? तो इसको करना पड़ेगा ना सब कुछ।